चलिए, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। तो आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। भीतरकनिका में कितने एस्टुरिन मगरमच्छों की गिनती की गई है? तो इसका उत्तर है 1793। भाषिक सरीसृप संगणना के अनुसार भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और इसके आसपास के क्षेत्रों के जल निकायों में खारा जल मगरमच्छों की आबादी में मामूली वृद्धि हुई है। इस उद्यान में 20 सफेद मगरमच्छ और 1793 एस्टुरिन मगरमच्छ है और पिछले साल 1784 मगरमच्छों की सूचना थी। इस वर्ष की जनगणना के दौरान 569 हैचलिंग 2 फीट, 388 एयरलिंग 2 से 3 फीट, 325 किशोर 3 से 6 फीट, 166 वयस्क 6 से 8 फीट लंबे और 345 वयस्क सरीसृप 8 फीट से अधिक लंबे को देखा गया है। एस्टुरिन मगरमच्छों की गिनती के लिए 22 टीमों का गठन किया गया। खाराजल मगरमच्छों की गिनती के लिए टीमों द्वारा रात में स्पॉटलाइट और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का उपयोग किया गया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से वन और पर्यावरण मंत्रालय ने 1975 में भीतरकनिका के भीतर दंगमाला में मगरमच्छ प्रजनन और पालन परियोजना शुरू की थी। खाराजल मगरमच्छ, मगर और घड़ियाल के लिए प्रजनन और पालन कार्यक्रम 1975 में पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में शुरू किया गया था। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान 19 अगस्त 2002 को एक रामसर स्थल बना। यह ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। खाराजल मगरमच्छ, भारतीय अजगर, काली आइबिस, जंगली सुअर आदि मुख्य रूप से भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA की नियुक्ति किया गया है पंकज कुमार सिंह को। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। वह राजस्थान कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी है। 31 दिसंबर 2022 को BSF के महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्हें 2 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में डिप्टी DNSA के रूप में नियुक्त किया गया है। BSF के अलावा CRPF में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पश्चिम बंगाल और असम की सीमाओं के माध्यम से मवेशियों की तस्करी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके पिता और सेवानिवृत्त IPS अधिकारी प्रकाश सिंह ने भी BSF का नेतृत्व किया। प्रकाश सिंह को देश में पुलिस सुधार का योद्धा, क्रूसेडर माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस अकादमी IPA पुरस्कार किसने जीता? तो इसका उत्तर है गुजराती फिल्म शेरशाह के भाविन रबारी ने। तो गुजराती फिल्म शेरशाह के डायरेक्टर है पान नलीन और इस गुजराती फिल्म के मुख्य बाल कलाकार है भाविन रबारी। और भाविन रबारी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित 27वें सैटेलाइट पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व प्रदर्शन श्रेणी में IPA पुरस्कार जीता है। रबारी ने इस फिल्म में समय नाम के नायक का किरदार निभाया। रबारी है प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के लोगों में से है। और इस पुरस्कार के पूर्व प्राप्तकर्ताओं में है एडवर्ड नॉर्टन, निकोल किडमैन, चार्लिस थेरन, रेसल क्रो और हैल बेरी। RRR को इंटरनेशनल प्रेस अकादमी ने ऑनरेरी सैटेलाइट पुरस्कार दिया। सैटेलाइट पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय प्रेस अकादमी द्वारा दिए जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर में एक श्रृंगी अथवा सोलिटरी तरंगों की उपस्थिति की पहचान की है? तो इसका उत्तर है भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान IIG के शोधकर्ताओं ने। इन शोधकर्ताओं ने उच्च रिजोल्यूशन वाले विद्युत क्षेत्र डेटा की मदद से मंगल ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर में एक श्रृंगी तरंगों की पहचान की है। नासा के मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन अंतरिक्ष यान पर लैंगमुइर प्रोब और बेप्स इंस्ट्रूमेंट द्वारा यह डेटा रिकॉर्ड किया गया था। शोधकर्ताओं के अनुसार पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सूर्य से सौर हवा के रूप में निकलने वाले उच्च गति वाले आवेशित कणों से हमारी रक्षा करता है, जबकि मंगल के पास कोई आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। यह उच्च गति वाली सौर पवन को मंगल ग्रह के वातावरण से सीधे संपर्क करने की अनुमति देता है। इसी में शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि मंगल ग्रह के वायुमंडल के साथ सौर हवाओं के सीधे संपर्क के कारण मंगल ग्रह का चुंबक मंडल मैग्नेटोस्फीयर बनता है और मंगल ग्रह का चुंबक मंडल कमजोर लेकिन अत्यधिक गतिशील होता है। एक श्रृंगी तरंगे मंगल ग्रह के चुंबक मंडल में विशिष्ट विद्युत क्षेत्र में उतार चढ़ाव है। निरंतर आयाम चरण संबंधों का पालन करते हैं और उनके प्रसार के दौरान उनका आकार और माप कम प्रभावित होता है। ये लहरें मुख्य रूप से मंगल के चारों ओर 1000 से 3500 किलोमीटर की ऊंचाई पर सुबह और दोपहर शाम के क्षेत्रों में दिखाई देती है। यह तरंग कण अंतः क्रियाओं के माध्यम से कण ऊर्जाकरण, प्लाज्मा हानि और परिवहन को नियंत्रित करते हैं। भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है। काटी वेलुगु पहल कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका उत्तर है तेलंगाना के खम्मम में। काटी वेलुगु पहल नेत्र जांच कार्यक्रम है जिसका पहला चरण 2018 में 827 स्वास्थ्य टीमों द्वारा 8 महीनों के लिए आयोजित किया गया था।
एवं इसका दूसरा चरण 18 जनवरी को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्र राव ने औपचारिक रूप से खम्मम जिले में शुभारंभ किया और इस कार्यक्रम को दुनिया का सबसे बड़ा आंखों की जांच का कार्यक्रम माना जाता है। काटी बेलुगु के तहत 1500 मेडिकल टीमों के साथ 100 दिनों तक विशेष स्वास्थ्य शिविर में आंखों की मुफ्त जांच की जाएगी। प्रदेश के बाकी हिस्सों में 19 जनवरी से स्वास्थ्य शिविर चालू होंगे। सभी घरों में सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे और लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवा देने का प्रयास किया जाएगा। ईएसआई द्वारा 1200 साल पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज कहाँ की गई? तो इसका उत्तर है नालंदा में। सरायटीला के पास भू निर्माण गतिविधियों के दौरान ईएसआई पटना सर्कल ने 1200 साल पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज की। पत्थरों को तराश कर बनाए गए स्तूपों में बुद्ध की आकृतियां हैं। स्तूप एक गोलार्ध की संरचना है जो बुद्ध के समाधि स्थल का प्रतीक होता है। इस तरह के स्तूप भारत में 7वीं शताब्दी की शुरुआत में मन्नत के प्रसाद के रूप में लोकप्रिय थे। नालंदा महाविहार के बारे में देख लेते हैं। यह राज्य के नालंदा जिले में एक विश्व विरासत स्थल है। यह 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी तक प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े शैक्षणिक संस्थानों में से एक था। इसमें स्तूप, तीर्थ स्थल, विहार, आवासीय और शैक्षणिक संरचनाएं और कला के प्रमुख टुकड़े पाए गए हैं। गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ 22-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उत्तर है पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो बस्ती जिले के लोकसभा सदस्य हरीश द्विवेदी 2021 से सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं, जिसको 2 चरणों में किया जाना है। तो इसका पहला चरण 10 से 16 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया था एवं इसका दूसरा चरण 18 जनवरी से शुरू हुआ और इसका समापन 28 जनवरी को होगा। और इस महाकुंभ के तहत कुश्ती, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, शतरंज, बैडमिंटन और टेबल टेनिस जैसे इंडोर और आउटडोर खेलों के साथ साथ निबंध लेखन, चित्रकला और रंगोली बनाने की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता कब संपन्न हुई? तो इसका उत्तर है 17 जनवरी 2023। यह 2 दिवसीय वार्ता सियोल में आयोजित की गई और इस दौरान दोनों पक्ष विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुए और इन क्षेत्रों में व्यापार और निवेश, सुरक्षा और रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ सांस्कृतिक और लोगों से लोगों का आदान प्रदान शामिल है। दोनों देश वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला और मजबूत बनाने के लिए काम करने पर भी सहमत हुए। वे 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 28 मिलियन अमेरिकन डॉलर से 50 मिलियन अमेरिकन डॉलर तक ले जाने के विजन को साकार करने के लिए भी कदम उठाने पर भी सहमत हुए। उन्होंने नई और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग के अवसरों पर भी चर्चा की। 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता 2023 में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच पहली उच्च स्तरीय बैठक है। वर्ष 2023 उनके बीच द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ है। इसरो के शुक्रयान 1 मिशन को कब तक के लिए टाला जा सकता है? तो इसका उत्तर है 2031 तक। तो शुक्रयान 1 मिशन के विचार की परिकल्पना 2012 में की गई थी और इसे 2024 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन पृथ्वी से शुक्र तक की प्रक्षेपण खिड़की हर 19 महीने में आती है और इसरो के पास 26 और 28 में बैकअप लॉन्च की तारीखें हैं। मूल रूप से इसरो ने 2023 के मध्य में शुक्रयान मिशन को लॉन्च करने की योजना बनाई थी। शुक्रयान एक ऑर्बिटर मिशन होगा। इसमें एक उच्च रिजोल्यूशन सिंथेटिक अपर्चर रडार और एक ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार होगा। यह शुक्र की भूगर्भीय और ज्वालामुखी गतिविधि और हवा की गति, बादलों के आवरण और ग्रहों की अन्य विशेषताओं का अध्ययन करेगा। 22-23 के बजट में इसरो को 13,700 करोड़ आवंटित किए गए हैं। अमेरिका और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों ने भी 2031 में अपने शुक्र का मिशन को भेजने की योजना बनाई है। रूस और बेलारूस ने कब संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो इसका उत्तर है 16 जनवरी को। इस अभ्यास से कीव और पश्चिम में यह डर पैदा हो गया है कि मॉस्को यूक्रेन में एक नया जमीनी आक्रमण शुरू करने के लिए अपने सहयोगी का उपयोग कर सकता है। दोनों देशों ने एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया जिसमें एक यंत्रीकृत ब्रिगेड उपखंड शामिल था। दोनों सहयोगी 1 फरवरी तक बेलारूस से सभी सैन्य हवाई क्षेत्रों का उपयोग करते हुए वायुसेना का अभ्यास करेंगे। पिछले फरवरी में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए पड़ोसी बेलारूस को फौजों की चौकी के रूप में इस्तेमाल किया था।
रूस यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत के बाद से बेलारूस ने अपने दम पर और मॉस्को के साथ संयुक्त रूप से कई सैन्य अभ्यास की है। रूस के साथ मिलकर मिन्स्क भी हथियारों और सैन्य साजो सामान के साथ अभ्यास बढ़ा रहा है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन कब से प्रायोगिक आधार पर बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति शुरू करेगी? तो वो जून 2023 से बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति शुरू करेगी। बांग्लादेश ने भारत से डीजल आयात करने के लिए पाइपलाइन का निर्माण किया है, जिसकी लंबाई 131.5 किलोमीटर है, जबकि 126.5 किलोमीटर बांग्लादेश में और 5 किलोमीटर भारत में है। यह पाइपलाइन नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के सिलीगुड़ी स्थित मार्केटिंग टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पार्वतीपुर डिपो तक डीजल ले जाएगी। इसकी क्षमता 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। और इसी के साथ आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।